30 मई 2025 को संपन्न हुई BA BSc BCom छठे सेमेस्टर 2024-25 के बहुविकल्पी व को करिकुलर से संबंधित प्रश्न पत्र कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रश्न पत्र के सटीक उत्तर के साथ हम हाजिर हैं। इसके पहले हमने चतुर्थ सेमेस्टर के को करिकुलर पर डिटेल वीडियो बनाया है। यदि आप उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, चाहे वह कानपुर विश्वविद्यालय हो या लखनऊ विश्वविद्यालय हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो या पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो या रुहेलखंड विश्वविद्यालय हो, इसके अलावा कोई भी अन्य विश्वविद्यालय हो जहाँ पर भी यह प्रश्न पत्र चलता है, लगभग हर जगह यह प्रश्न पत्र चलता है, तो आप अपना तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो इसमें हम आपको सीधा उत्तर बताएंगे। साथ ही साथ जो भी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 30 मई को संपन्न हुई परीक्षा को दिए हैं, तो अपना उत्तर इससे मिला सकते हैं। यह बुकलेट कोड नंबर D है, इसके अनुसार सभी उत्तर बताएंगे, क्योंकि आपका बुकलेट ABCD होगा, अलग अलग होगा, प्रश्न आगे पीछे होते हैं। तो 100 प्रश्न हैं, चलिए एक एक करके हर एक प्रश्न का आपको उत्तर बता देते हैं। ऑल्फैक्टिक्स किससे जुड़ा है? तो ऑल्फैक्टिक्स गंध से जुड़ा हुआ है। सीधा केवल उत्तर बताएंगे, डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो लगभग 3 घंटे से कम नहीं लगेगा और इसको हम बहुत जल्दी ही समाप्त करेंगे। केवल उत्तर आपको बताएंगे, आप उत्तर मिलाते हुए चलेंगे। हैप्टिकस का मतलब है, हैप्टिकस का मतलब है स्पर्श। अगला प्रश्न है ओक्यूलेसिक्स का संबंध किससे है? तो आँखों के व्यवहार से है। अगला प्रश्न है अलग अलग देशों में बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, तो सांस्कृतिक रूप से भिन्न, सांस्कृतिक रूप से भिन्न। अगला प्रश्न है वर्चुअल मीटिंग्स में जरूरी होता है, तो वर्चुअल मीटिंग्स में शिष्टाचार और उपस्थिति जरूरी होती है। अगला प्रश्न है बिजनेस शिष्टाचार में शामिल है, तो बिजनेस शिष्टाचार में शामिल है विनम्र और पेशेवर व्यवहार। अगला प्रश्न है साइन लैंग्वेज का उपयोग तब होता है जब, कब होता है? जब आवाज़ की ज़रूरत ना हो तब। अगला प्रश्न है पैरा लैंग्वेज में क्या शामिल है? तो पैरा लैंग्वेज में शामिल है आवाज़ की पिच और टोन। अगला प्रश्न है क्रोनेमिक्स का संबंध है, क्रोनेमिक्स का संबंध है समय के उपयोग से। अगला प्रश्न है टीम में व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो टीम में व्यवहार होना चाहिए हमेशा सहयोगी का। अगला प्रश्न है औपचारिक बैठकों में इशारों को कैसा होना चाहिए? तो औपचारिक बैठकों में इशारे जो होने चाहिए वो संयमित होने चाहिए और विनम्र होने चाहिए। अगला प्रश्न है आँखों का संपर्क दर्शाता है आत्मविश्वास। संचार एक प्रक्रिया है विचारों के आदान प्रदान की। संचार में बाधा क्या है? तो संचार में बाधा है शोर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार है? तो इसमें गैर मौखिक संचार क्या है? हाथ मिलाना। अगला प्रश्न है मुख संचार होता है, तो मुख संचार होता है आपका मुखर संचार पूछा है। मुखर संचार होता है, तो मुखर संचार होता है ईमानदार और सम्मानजनक। अगला प्रश्न है आक्रामक संचार में शामिल होता है, तो आक्रामक संचार में शामिल होता है दोषारोपण और चिल्लाना। अगला प्रश्न है पैसिव एग्रेसिव संचार कैसा होता है? पैसिव एग्रेसिव संचार कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष और व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न है अच्छा संचार किस पर आधारित होता है? अच्छा संचार आपका सक्रिय रूप से सुनना होता है, उसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न है शब्दों पर जोर देने से क्या प्रभावित होता है? वाक्य का अर्थ। आप अगर शब्दों पर जोर देंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न है बोलते समय पाज लेने से क्या होता है? तो बोलते समय पाज लेने से आपका स्पष्टता और
प्रभाव बढ़ता है। अगला है आवाज़ की टोन कैसी होनी चाहिए, तो आपकी आवाज़ की टोन कैसी होनी चाहिए, संदेश के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है संचार में 7C में कौन सा शामिल है, तो 7C में आपका शामिल है अस्पष्टता। क्या शामिल है, अस्पष्टता। अगला प्रश्न है छोटी बातचीत का उपयोग किसके लिए होता है, छोटी बातचीत का उपयोग आपका बातचीत शुरू करने से होता है। अगला प्रश्न है ईमेल कैसा होना चाहिए, ईमेल आपका होना चाहिए छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छोटा और स्पष्ट। अगला प्रश्न है सुनने में मदद मिलती है, तो सुनने में मदद मिलती है बेहतर संचार में। अगला प्रश्न है संचार प्रभावी संचार से क्या होता है, तो प्रभावी संचार से होता है आपके बेहतर रिश्ते होते हैं। अगला प्रश्न है पर्सनालिटी शब्द में शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आपके वंशानुक्रम भी हैं, आपका वातावरण भी है, दोनों है। तो यानी विकल्प नंबर आप सी पर आएंगे, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो इसमें व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, उन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार माना था। इसमें ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है, उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को माना था, उभयमुखी को नहीं माना है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। तो आप अगर ए लगाए होंगे और बी लगाए होंगे तो इसमें दोनों में से जो भी आप लगाए होंगे दोनों आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की विधि है, व्यक्तित्व मापन की विधि है साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, रोसा प्रशिक्षण है, परीक्षण है और उपयुक्त सही है। तो तीनों जब सही है तो उपयुक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला 32 नंबर प्रश्न आपका है समूह चर्चा में किसी को के साथ संवाद करना चाहिए, किसके साथ संवाद करना चाहिए। अगर आपका समूह चर्चा हो रहा है, आपके पास ज्ञान है, तभी आप संवाद करें, अन्यथा ना करें। अगला प्रश्न है जब सभी प्रतिभागियों को एक ही क्रम में प्रश्नों को एक निश्चित सूची दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संरचित साक्षात्कार। क्या कहा जाता है, संरचित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है उत्तरदाता से किसी भी मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है, केंद्रित साक्षात्कार। कैसा साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने की अनुमति देकर उसके बारे में अधिक जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिपरक विधि सबसे अच्छी है, तो इसमें अवलोकन विधि सबसे अच्छी है, अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से दांतों में इनेमल दोष और दांतों की सड़न का खतरा बढ़ता है, तो विटामिन डी की कमी से। इसको तो आप पढ़ते ही आए होंगे शुरू की कक्षाओं से ही। टूथब्रश का उपयोग कहाँ से शुरू हुआ, तो टूथब्रश का उपयोग चीन में शुरू हुआ 1498 से। कब से, 1498 से चीन में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है नौकरी के लिए इंटरव्यू या काम पर जाने के लिए कपड़े चुनते समय आपको हमेशा चुनना चाहिए तटस्थ रंग, नेचुरल कलर्स जो होते हैं उनको आपको चुनना चाहिए। अगला प्रश्न है मस्कारा का उपयोग किया जाता है, या प्रश्न महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए है, या वो जानती होंगी मस्कारा को कहते हैं मस्क कहते हैं। तो ठीक है, तो यह पलकों को घना और लंबा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो लड़कियां जानती होंगी, मस्क भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है वारली एक पारंपरिक कला रूप है, वारली स्थान किस राज्य में है, तो यह वारली महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है आपके नाम और संपर्क विवरण के अलावा आपके सीवी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका, तो यह प्रश्न आपका इसमें हो जाएगा शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण तो आपका रोजगार अनुभव भी है, महत्वपूर्ण आपकी उपलब्धियां भी हैं,
महत्वपूर्ण आपका शिक्षा भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपकी शिक्षा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। तो विकल्प आपका ए बी सी तीनों ठीक है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका शिक्षा है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी के साथ में आपके जाएंगे। बाकी सही तो आपका 3 है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। अगला प्रश्न है, अगर इसमें इनमें से सभी होता तो इनमें से सभी हो जाता। अगला प्रश्न है, लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता बढ़ाने के लिए अच्छी रणनीति क्या है? तो अच्छी रणनीति यह है कि अपनी प्रोफाइल में SEO कीवर्ड का उपयोग करें। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे विचार, भावनाओं और व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो सामूहिक रूप से इसको क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की यही परिभाषा ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कार्य समूह का प्राथमिक उद्देश्य है सकारात्मक तालमेल उत्पन्न करना। प्राथमिक उद्देश्य पूछा है, उद्देश्य तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राथमिक, ठीक है, सबसे प्राइमरी पर्पस जो होता है इसका कि तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल ही नहीं है तो आपका जो कार्य समूह है वह हो ही नहीं पाएगा, सामूहिक रूप से कार्य आपका हो ही नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कौन सा शब्द किसी व्यक्ति के अपने विचारों, अनुभूति, भावनाओं और कार्यों के सचित ज्ञान और समझ का वर्णन करता है? तो यह आत्म जागरूकता की परिभाषा है, इसको आत्म जागरूकता हम कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? तो मौखिक संचार का उदाहरण जो है वह लेखन नहीं है, इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी सभी मौखिक संचार के उदाहरण, टेलीफोन भी है, शब्द भी है, साक्षात्कार भी है, लेकिन लेखन आप लिख रहे हैं तो ये मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें प्रयुक्त जो है यह विकल्प नंबर सी के साथ आएंगे, काइनेसिक्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचार में आत्म जागरूकता का क्या महत्व है? तो संचार में आत्म जागरूकता का महत्व अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों को पहचानना और उसका प्रबंध करना, या समझना कि दूसरों द्वारा किसी की अपनी संचार कौशल शैली को किस तरह से देखा जा सकता है, विभिन्न दर्शकों और स्थितियों के लिए अपनी संचार शैली को अनुकूलित करना और उपयुक्त सभी। तो तीनों सही हैं, तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार को अप्रभावी बनाता है? तो संचार को अप्रभावी कौन बनाता है? अस्पष्ट। अगर कोई बातें आपकी अस्पष्ट होंगी तो आपका संचार क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। बाकी सभी प्रभावी हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई आपको ट्विटर पर फॉलो करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि उसकी प्रोफाइल देख लें और वे असली हैं और स्पैमर नहीं है तो फिर उसको फॉलो करें, अन्यथा फॉलो ना करें। अगला प्रश्न है 51, आधे प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। किसी अन्य विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं और उनकी परीक्षा नहीं हुई है या आगामी वर्षों में परीक्षा होनी है तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जरूर मिल जाए, ताकि वह उनकी तैयारी और स्पष्ट तरीके से हो सके। अगला प्रश्न है, ईमेल सामग्री को आदर्श रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कैसा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? बुलेट पॉइंट के रूप में। बुलेट पॉइंट के रूप में आपको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ईमेल फॉन्ट आपका होना चाहिए, ईमेल फॉन्ट आपका होना चाहिए काले रंग का होना चाहिए और पढ़ने में आसान होना चाहिए, और जहां आवश्यक हो वहीं पर ही बड़े अक्षर का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके ईमेल का लहजा होना चाहिए। आपके ईमेल का लहजा होना चाहिए विनम्र और मुखर होना चाहिए, विनम्र और मुखर होना चाहिए। छोटी छोटी बातचीत क्या होती है? छोटी छोटी जो आपकी बातचीत होती है वह गैर गंभीर विषयों पर बातचीत होती है, यानी गंभीर विषय उसमें नहीं होते हैं। ठीक है। छोटी मोटी बातचीत में भी एक प्रश्न ऊपर आया था इसी तरीके से। अगला प्रश्न है, शिक्षण के दौरान जब कोई शिक्षक प्रक्रिया प्रश्नों का उपयोग करता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रभुत्व होगा?
तो उच्च क्रम प्रश्न भी होगा, प्रत्यक्ष प्रश्न भी होंगे, उसमें अवधारणा आधारित प्रश्न भी होंगे, यानी कि विकल्प नंबर डी के साथ आप जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है सुनना एक प्रक्रिया है, तो सुनना एक पूर्ण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? पूर्ण प्रक्रिया है। कौन सा? हर किसी द्वारा अर्जित पहला संचार होता है। तो सबसे पहला संचार आपका सुनना होता है। आप सबसे पहले सुनना सीखते हैं। अगला प्रश्न है एक गंभीर श्रोता किस बात पर ध्यान केंद्रित करता है? तो एक गंभीर जो श्रोता होता है वह वक्ता का मौखिक और गैर मौखिक दोनों संदेशों को ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित करके सुनता है। अगला प्रश्न है एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के रूप में आपको संदेश को देखना चाहिए। तो आपको संदेश देखना चाहिए वक्ता के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण, क्रियाओं और दिखावट को इस प्रकार माना जाता है, गैर मौखिक प्रकार से माना जाता है। अगला प्रश्न है संदेश का फीडबैक कहाँ से आता है? तो संदेश का फीडबैक आपका संचारक के पास आता है, क्योंकि संदेश उन्हीं के पास जाता है, संचारक के पास। संचार प्रक्रिया कब पूरी होती है? तो संचार प्रक्रिया आपकी जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझ जाता है तो आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। संचार की बाधा है, तो संचार की आपकी बाधा क्या है? शोर है। ठीक है, यह प्रश्न एक बार और ऊपर अभी पूछा गया, ये दोबारा प्रश्न इसी प्रश्न पत्र में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है, यह भी प्रश्न एक बार अभी आ चुका है। वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, भौतिक वातावरण भी प्रभावित करता है, सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है, यानी विकल्प नंबर आप डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है? तो अच्छे व्यक्तित्व की आपकी जो विशेषता है वह उत्साही भी होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है व्यक्तित्व मापन का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, टीएटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परीक्षण आपका होना चाहिए प्रक्षेपी तकनीकी। कौन सा? प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेमचर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो क्रेमचर ने जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिए थे, कितने प्रकार दिए थे? 4 प्रकार दिए थे, एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक। ठीक है, ये 3 दिए थे, ये चौथा जो है यह नहीं था। ठीक है, विकल्प नंबर आप बी के साथ में जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो व्यक्तित्व का निर्धारक आपका जलवायु भी है, वांशिकता भी है, पर्यावरण भी है और उपयुक्त सभी। तो विकल्प नंबर डी के साथ में जाएंगे। अगला है व्यक्तित्व को बाहरी प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो व्यक्तित्व के जो बाहरी प्रस्तुति हैं उसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिकोण कहते हैं। अगला प्रश्न है एक साफ सुथरी हेयर स्टाइल किसका हिस्सा है? एक साफ सुथरी जो व्यक्तिगत है उसको हम व्यक्तिगत संवरना या सौंदर्य कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा आपके औपचारिक लुक को बेहतर बनाता है? तो औपचारिक लुक को आपके बेहतर बनाता है औपचारिक जूते होने चाहिए और आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का एक घटक है? तो व्यक्तित्व का एक घटक शारीरिक बनावट भी है, सामाजिक व्यवहार भी है, मानसिक क्षमताएं भी हैं। तो आपका प्रयुक्त सही विकल्प नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है ओरल हाइजीन यानी कि मुंह की सफाई किससे बचाती है? तो यह दांतों की समस्या से आपको बचाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ग्रूमिंग गतिविधि नहीं है? तो ग्रूमिंग गतिविधि है बालों की स्टाइलिंग, दांतों को ब्रश करना और साफ कपड़े पहनना, यह ग्रूमिंग गतिविधि में आता है, लेकिन कठिन अध्ययन करना या ग्रूमिंग गतिविधि में नहीं आता है। अगला प्रश्न है पेशेवर लुक के लिए सबसे उपयुक्त एक्सेसरी कौन सी है? तो सबसे मोस्ट सुटेबल जो है वह आपके लिए साधारण घड़ी आपके पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न है ग्रूमिंग शब्द का अर्थ है? ग्रूमिंग शब्द का जो आपका अर्थ है वह आत्म प्रस्तुति और सफाई है, आत्म प्रस्तुति और सफाई है। अगला प्रश्न है स्किन केयर में क्या शामिल होता है? तो स्किन केयर में आपका चेहरा धोना, मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन लगाना, ये तीनों आएंगे तो ये उपयुक्त विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है
व्यक्तित्व में कौन सा तत्व बदला नहीं जा सकता है? तो व्यक्तित्व में आपका कौन सा तत्व नहीं बदला जा सकता है? पर्यावरण को आप बदल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, आदत को आप बदल सकते हैं, आप संचार कौशल को बदल सकते हैं, लेकिन आनुवंशिकता को नहीं बदल सकते हैं। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। अगला है ग्रूमिंग से क्या बनता है? तो ग्रूमिंग से आपका क्या बनता है? अच्छा पहला प्रभाव बनता है, आपका ग्रूमिंग से प्रभाव बनता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से दिखावे से संबंधित हैं? तो आपके दिखावे से जो संबंधित है वह है बालों की देखभाल, या आप दिखा सकते हैं, बाकी चीज़ें आप दिखा नहीं सकते हैं, जो बाहर दिखता नहीं है, बाकी आपके अंतर्निहित होता है, लेकिन आप जो दिखावा कर सकते हैं वह बालों का देखभाल दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है अच्छे से संवरे हुए लोग आमतौर पर कैसे दिखते हैं? वह आत्मविश्वासी दिखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो इसके लिए आप व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट का हम पीटी जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला, एक रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? तो एक रिज्यूम में आपका रंग जरूरी नहीं है, आपकी ऊंचाई जरूरी नहीं है, आपकी पारिवारिक वृक्ष यानी पारिवारिक आपकी क्या है वो नहीं होनी चाहिए, आपका यह जरूर होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? तो शैक्षणिक योग्यता जरूर होनी चाहिए, बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे आवश्यक जो आपकी है वो आपकी शैक्षणिक योग्यता है। अगर यह नहीं है आपके रिज्यूम में तो बाकी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा से क्या फ़ायदा है? तो समूह चर्चा से आपका फ़ायदा है टीम वर्क और विचारों का आदान प्रदान इससे होता है। अगला प्रश्न है समूह चर्चा में आपको क्या करना चाहिए? तो समूह चर्चा में आपको दूसरों को भी बोलने देना चाहिए। अगला प्रश्न है जूम पर लिया गया इंटरव्यू क्या कहलाता है? वीडियो इंटरव्यू कहलाता है। अगला प्रश्न है रिज्यूम में क्या नहीं होना चाहिए? तो रिज्यूम में आपकी वर्तनी की जो गलतियां हैं वह नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक सीवी कैसा होना चाहिए? तो एक सीवी आपका स्पष्ट और व्यवस्थित होना चाहिए। अगला प्रश्न है समूह चर्चा में इनमें से कौन सी एक गलती है? तो इसमें से एक गलती आपकी क्या है? वह बातचीत पर हावी होना, एक ही बातचीत पर उसी पर हावी हो जाना, यही आपका क्या है? गलती है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार में क्या नहीं करना चाहिए? साक्षात्कार में आपको देर से नहीं पहुंचना चाहिए, बाकी सभी चीज़ें करने चाहिए, देर से आपको नहीं पहुंचना चाहिए, विनम्रता से बोलना चाहिए, आंखों में आंखें आपकी मिलनी चाहिए, ठीक है, साक्षात्कार देते समय यानी कि इंटरव्यू देते समय, और साफ सुथरे आपका कपड़ा भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है लिंक्डइन का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग या प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, ठीक है, तो यह विकल्प नंबर बी के साथ में आएंगे। इंटरव्यू में क्या पहनना चाहिए? तो इंटरव्यू में आपको साफ और औपचारिक कपड़े पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है समूह चर्चा किसमें सुधार करती है? समूह चर्चा आपका सामाजिक कौशल जो है उसको और बढ़ाती है। जॉब इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है? तो जॉब इंटरव्यू का आपका उद्देश्य क्या होता है? उम्मीदवार का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए? तो इंटरव्यू से पहले आपको कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहिए कि कंपनी आपकी कैसी है, कहाँ स्थित है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास से भरी आवाज़ इंटरव्यू में आपको क्या दर्शाती है? आपकी तैयारी को दर्शाती है। अगर आप तैयार हैं तो आपका आत्मविश्वास जो है वह आपके इंटरव्यू में आपकी आवाज़ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए? तो इसकी प्रोफाइल आपकी कैसे होनी चाहिए? वह अपडेटेड होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यह नहीं है कि 2 साल पहले की है, हमने 2 साल बाद फिर 2 साल में कोई और कोर्स कर दिया, वह उसमें अपडेट होना चाहिए। तो अपडेटेड होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण क्या है? तो बॉडी लैंग्वेज का आपका उदाहरण है मुस्कुराना, यह बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है काइनेसिक्स किसका अध्ययन? यह प्रश्न अभी ऊपर एक बार शुरू में ही लगभग आया था, आप देखेंगे जाकर तो सूर्य के प्रश्न में भी आया था। तो यह हाव भाव और इशारे यानी कि गतियों से संबंधित है, इसका अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इसका प्रॉक्सेमिक्स का क्या मतलब है? यह भी प्रश्न अभी ऊपर पूछा गया था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समय का स्थान का उपयोग से इसका मतलब है। यह प्रश्न पत्र है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में संचालित BA BSc BCom
सिक्स सेमेस्टर के सत्र 2024 30 मई को संपन्न हुई को करिकुलर की परीक्षा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। किसी अन्य विश्वविद्यालय में भी यदि यह पाठ्यक्रम संचालित हो तो यह प्रश्न पत्र यह 100 प्रश्न आपके लिए आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न कुल सही हुए हैं जो आपने हल किए हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।